नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। चर्चा रुपए की। रुपया डॉलर के सामने खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। इतना बुरी तरह पस्त है कि हर दिन एक नए मुकाम हासिल कर रहा है। $1 अगर रुपए में खरीदने जाया जाए तो अब वो 96 रुपए में मिलेगा। यानी कि डॉलर रुपए के सामने बहुत मजबूती से आकर खड़ा हो गया है। आज की रेट की बात करें तो ये $1 96.90 रुपए में खरीदा गया। डॉलर एक देश की करेंसी है जिसका नाम अमेरिका है। रुपया एक देश की करेंसी है जिसका नाम भारत है। भारत की करेंसी अमेरिका की करेंसी के सामने इतनी लाचार क्यों हो गई? दुनिया भर के अंदर भारतीय करेंसी के साथ ही ऐसा हुआ या फिर दुनिया भर की करेंसीज के साथ ऐसा हो रहा है? आज के सेशन में ये भी जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि डॉलर के अंदर जो इस समय मजबूती आ रही है, रुपए में जो गिरावट आ रही है, इसके मुख्य कारण क्या है और भारत की रिजर्व बैंक कुछ करती क्यों नहीं है? क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी केंद्रीय बैंक की यह जिम्मेदारी होती है कि वो महंगाई नियंत्रित करे, रुपए का सर्कुलेशन मेंटेन करे, विदेशी मुद्रा भंडार को रेगुलेट करे। तो क्या आरबीआई फेल हो रही है? आइए एक एक करके सारी बातों को चर्चा में लेते हैं। चर्चा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ष 2010 में जहां $1 मात्र 44 रुपए में खरीदा जा सकता था, जहां 2014 में $1 59 रुपए में खरीदा जा सकता था, आज ये 96 रुपीज में बिक रहा है। डॉलर लगातार मजबूत हुआ, रुपया लगातार गिरा। क्या भारत की इकोनॉमी अमेरिका के सामने लगातार गिर रही है? आफ्टर ऑल डॉलर रुपए का यह सीन होता क्या है? चलिए शुरू करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। पहले अपडेट जान लीजिए कि यह रुपया जो चल रहा है साल 2026 में जहां $1 89 रुपए का मिल रहा था, आज उसमें 6 से 7% कमजोरी आ चुकी है। 1960 के दशक से अगर हम बात करें तो जहां डॉलर $4.76 में मिला करता था, आज वो 96.84 रुपए पर 2026 में बंद हुआ। ऐसी स्थिति में जहां डॉलर इतना बुरी तरह गिरा हो, वहीं पर अगर भारत में डॉलर भंडार की बात की जाए, विदेशी मुद्रा भंडार की बात की जाए, तो वो आंकड़े भी आपको देखने होंगे। हमारा डॉलर हमारे रुपए की तुलना में आप पूछेंगे हमारा डॉलर कैसे हुआ? असल में आपको अपने पास डॉलर रखना होता है। क्यों रखना होता है? क्योंकि दुनिया से अगर आपको व्यापार करना है तो आपको डॉलर में ही करना होगा। कौन सा व्यापार? कुछ खरीदना अगर है, जैसे कि तेल। आपके सामने एक आंकड़ा रखता हूं। भारत कच्चा तेल जब इंपोर्ट करता है तो $174 बिलियन का तेल खरीदता है। सर, तेल तो किसी में भी खरीदा जा सकता है, रुपए में क्यों नहीं खरीद लेते? उस देश की करेंसी में क्यों नहीं खरीद लेते? अमेरिका ने कभी पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट किया था ओपेक कंट्रीज के साथ कि आप लोग तेल तो बेचेंगे लेकिन आपको डॉलर में ही पेमेंट लेना होगा। तो हमें करना क्या होता है? हमारे पास रुपया तो है लेकिन हमें डॉलर बाजार से खरीदना पड़ता है। बाजार से डॉलर पहले खरीदो, तेल खरीदना तो बाद की बात है। पहले डॉलर खरीदो और डॉलर खरीद करके आप उसे जब अपने पास रखते हैं, आप कहेंगे डॉलर को खरीदते किस में हो? बड़ा सवाल है। तो डॉलर को अगर आप रुपए में खरीदने गए तो सामने वाला आपके रुपए का क्या करेगा? तो साहब, आप डॉलर को पहले गोल्ड में खरीदो या फिर रुपए से गोल्ड खरीदो और फिर गोल्ड से डॉलर खरीदो। कुल मिलाकर के डॉलर खरीदना सबसे पहला टास्क है। फिर डॉलर खरीद करके उससे पेमेंट करो। तो अल्टीमेटली दुनिया में डॉलर की डिमांड बढ़ने लगती है। जब तेल महंगा हुआ तो ऑटोमेटिक डॉलर की डिमांड महंगी होने लगी। अगर आपको तेल खरीदना था, रास्ता बंद है, तेल महंगा मिलेगा। तेल कितने का मिलेगा? बोले साहब इतने डॉलर का। जैसे $110 प्रति बैरल, पहले $60 प्रति बैरल, अब $110 प्रति बैरल। तो बोले ये जो इजाफा हुआ इसका क्या करें? बोले ये जो इजाफा हुआ ना, अब इतना डॉलर आपको और लेके आना पड़ेगा मेरे पास। तो अब इनके पास में और डॉलर लेके जाओगे तो आपको और डॉलर खरीदना पड़ेगा। तो आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए डॉलर खरीदने निकलते हो और मार्केट में जैसे ही डॉलर की डिमांड बढ़ती है, डॉलर मजबूती से जाके खड़ा हो जाता है। आपको आंकड़ा दिखाता हूं। कच्चा तेल आप $174 बिलियन का खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स $116 बिलियन के, सोना $72 बिलियन का, मशीनरी $62 बिलियन के और अन्य धातु $29 बिलियन के। यह लगभग बैठता है $450 बिलियन। भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? $690 बिलियन। $690 बिलियन में से $450 बिलियन तो आपका सालाना बजट है। यानी कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो यदि इंपोर्ट्स ना हो रहे हो, यदि हम लोग सामान बेचकर पैसे ना कमा रहे हो, हमारे पास में जो भारत से बाहर गए हुए जो लोग हैं वो कमा के हमें ना भेज रहे हो, भारत सर्विसेज बेच करके अगर
सर्विसेज बेच करके अगर डॉलर ना कमा रहा हो तो हमारा ये तो भंडार कब का हिल जाए। आप चाइना पर नजर डालें तो वो नंबर 1 पर खड़ा हुआ है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में। आपके दिमाग में सवाल आएगा या तो अमेरिका का नाम होना चाहिए था। अरे अमेरिका की तो खुद की करेंसी है। दुनिया में कोई भी संकट हो करेंसी डॉलर ही चमकती है, क्योंकि उसने तय कर रखा है कि आपको डॉलर में ही खरीदना बेचना करना है। तो ऐसे में उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, उसका तो सारा की सारा पैसा अपना है ना भाई। तो ऐसे में चीन आज $4.25 ट्रिलियन के साथ अपने पास डॉलर्स रखकर बैठा है, जिससे वो एकदम सुरक्षित तरीके से चल रहा है। भारत $690 बिलियन के साथ खड़ा है, जिसमें $450 बिलियन तो मेन मद है, जिसमें हमको पेमेंट करनी है, जरूरतों के पेमेंट हैं, व्यापार की बात नहीं हो रही, जरूरत के पेमेंट हो रहे हैं। तो ऐसे में जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो डॉलर रुपए के सामने मजबूती से आके खड़ा हो जाता है। और यही कारण है कि हमें गोल्ड भी महंगा पड़ता है। हमें वस्तु एक्सचेंज करके वस्तुओं में गोल्ड खरीदनी पड़ती है, गोल्ड के साथ फिर डॉलर खरीदना पड़ता है। तो एक विशियस साइकिल है। और ये साइकिल को अगर हम नोटिस करें 2014 से 26 के बीच में, तो 14 में ₹59 का था, आज 64% की गिरावट के साथ फिलहाल दिखाई दे रहा है। अर्थशास्त्रियों की अगर हम बात माने तो ये असर ऐसा है कि डॉलर अगर इसी रूप से गिरता रहा तो हमारे जो इंपोर्ट बिल हैं, क्योंकि फिलहाल हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ने लगा है, मतलब पिछले 3 महीने में लगभग $38 बिलियन का हमारा ऑयल पर खर्च ज्यादा हुआ है, या ये कहिए कि हमने ज्यादा खर्च कर लिए, ट्रेड डेफिसिट क्रिएट हुआ है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में सामान महंगा हो गया, रास्ते में आना जाना महंगा हो गया, जो व्हीकल्स आ रहे हैं भारत तक सामान लेकर, जहाज जो आ रहे हैं उनका तेल महंगा हो गया। तेल की महंगाई से सारी की सारी व्यवस्था गड़बड़ाई और उसका असर आपके सामने है। आज जब विदेशी मुद्रा भंडार की बात करते हैं तो वो 3 महीने के अंदर $38 बिलियन हमारा विदेशी मुद्रा भंडार घटा है। यहां पर आपको मई का आंकड़ा दिखाऊं तो अकेले मई में $8 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार घटा है। बात करी जाए विदेशी मतलब विशेषज्ञों की, तो विशेषज्ञों का यह मानना है कि यह गिर करके हो सकता है ₹100 तक भी चला जाए, और यह ₹100 तक का स्तर पहुंचना कोई बहुत बड़ी क्रांतिकारी खबर नहीं रहेगी। ये खबर एक्सपेक्टेड खबरों में कंसीडर की जाएगी कि ये तो होना ही था। अब इसमें एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि साहब अगर इस हाल में रुपया गिरता चला गया तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमारे लिए तो वो वहीं की वहीं था। देखिए, जितना ज्यादा आपके यहां से डॉलर बाहर जा रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार जितना कम होता जा रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि आपने अपने विदेशी रिजर्व को, जो आपके लिए सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी था, विदेशी मुद्रा भंडार ही होता है तब आप दुनिया से माल खरीद पाते हो। अगर आपके पास में विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है तो आप इंपोर्ट्स नहीं कर पाएंगे। आज जरूरत की जो चीजें हैं, जैसे हम आज तेल की बात करते हैं, तो तेल खरीदने के लिए जो हमें विदेशी मुद्रा चाहिए वो इस विदेशी मुद्रा भंडार से तय होती है। अगर हम तेल नहीं खरीद पाए तो मांग तो वहीं की वहीं खड़ी है, सप्लाई तेल की नहीं हो पाएगी, तो तेल की कीमतों में इजाफा होगा, जो होता हुआ दिख रहा है। तेल की कीमतों में इजाफा महंगाई बढ़ाता है। तो कुल मिलाकर के विदेशी मुद्रा भंडार आप तक महंगाई के रूप में आकर पड़ता है। जब महंगाई वहीं बढ़ने शुरू होती है, महंगाई बढ़ने से आप जरूरत के सामान खरीदने से बचने लगते हैं। जब आप जरूरत का सामान नहीं खरीदते तो सामान बनाने वाला सामान बनाने से बचने लगता है। जब वो बचने लगता है तो वो उत्पादन घटा देता है। जब उत्पादन घटता है तो रोजगार संकट पैदा होता है, क्योंकि लोगों को नौकरी से निकाला जाता है कि जब माल बन ही नहीं रहा, बिक ही नहीं रहा, तो मैं तुम्हें नौकरी पर क्यों रखूं। वहां से लोगों को रोजगार से निकाला जाता है। एक तरफ रोजगार संकट उत्पन्न होता है, एक तरफ महंगाई मार रही होती है, डिमांड खत्म हो रही है, रोजगार के संकट हो रहे हैं, उत्पादन घट रहा है, महंगाई और इनका जो ये विशेष साइकिल बनता है, ये ओवरऑल मंदी की तरफ लेकर जाता है। मतलब ये जो डॉलर के भाव लगातार बढ़ रहे हैं और रुपया गिर रहा है, ये केवल खबर नहीं है। इस खबर में अगर इसी तरह की तीव्रता बनी रही और विदेशी मुद्रा भंडार इसी दर से घटते रहे तो भारत के लिए एक आर्थिक संकट की आहट हो सकती है। मल्टीपल टाइम हमने इस तरह की बातें आप लोगों से की हैं। ये बातें आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने भी कुछ इस तरह से कही कि रुपए के अंदर गिरावट के कई कारण हैं। उन्होंने कारण तक बताए। उन्होंने कहा कि विदेशी निवेशक भारत में उम्मीद नहीं देख पा रहा है, उसे भारतीय बाजार उठता नहीं दिख रहा है, और उसके पीछे के कई कारण भी हैं। उसमें से तकनीकी भी अपने आप में एक बड़ा कारण बनकर आ रहा है कि भारत में इनोवेशन सेंट्रिक ग्रोथ देखी नहीं गई है। जिस तरह से दुनिया के प्रॉमिसिंग बाजार ने, किसी बाजार ने सेमीकंडक्टर तो किसी ने एआई को अपनी थीम बनाया, भारत के अंदर वो इनोवेशन लेड ग्रोथ दिखाई नहीं दी।
इस चलते निवेशक का जाना जारी रहा और जब निवेशक गया तो वो बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार को अपने साथ ले गया, क्योंकि हमारे पास जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआई आते हैं, वो एफआईआई बाजार से पैसा निकालने लग रहे हैं। उनके निकलने वाले पैसे में डॉलर साथ जा रहा है। तो हमारे कई कारक ऐसे बन गए जिससे डॉलर घट रहा है। डॉलर की मांग बढ़ना रुपए के सामने, इस कारण से दिक्कतें हुई। परिणाम, तेल की कीमतें बढ़ना, जरूरी सामान की कीमत बढ़ना, महंगाई का डर होना, विदेशों में पढ़ाई लिखाई का महंगा होना, इलेक्ट्रॉनिक सामान का महंगा होना, ये सारी चीजें महंगे होने से होती हैं। कुछ लोग इसमें फायदा भी ढूंढ लेंगे कि डॉलर के सामने रुपया अगर कमजोर है तो अमेरिकियों को भारतीय सामान अब सस्ता पड़ेगा, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। वास्तविकता में हमें डॉलर की जरूरत है। फायदे फिलहाल भारत के फेवर में नहीं है, चाइना के फेवर में रहते हैं। इसलिए चाइना जानबूझकर अपनी कीमत को डॉलर के सामने गिराता है। वो डेप्रिशिएट करता है कि उसकी वैल्यू गिरे, वो डिवैल्यूएट करता है कि उसकी वैल्यू पर असर आए। उस पर हम चर्चा करेंगे। खैर, फिलहाल के लिए लेकिन एक बड़ा प्रश्न यहां पर खड़ा होता है और वो ये कि इससे निपटने के तरीके क्या हो सकते हैं। देखिए, जिस तरह से भारतीय बाजार दिख रहा है, सवालों में इन्वेस्टमेंट भी खड़ा होता है कि व्यक्ति निवेश कहां करे। आज निवेश के जितने भी ऑप्शंस हैं, चाहे उसके अंदर आप बॉन्ड्स देखें, गोल्ड देखें, स्टॉक्स देखें, रियल एस्टेट देखें, या तो वो महंगाई की मार में है या डर में है। उदाहरण के लिए अगर हम युद्ध के बाद की स्थिति देखें तो निफ्टी 7% गिरता हुआ दिखाई दिया है। बाजार के अंदर पिछले 6 महीने में 10% के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में और 7% की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर गिरावट देखी गई है। यानी कि वॉर टाइम हो या ट्रंप का टाइम, बाजार में गिरावट चल रही है। तो निवेशक के अंदर एक फियर है कि पैसा कहां लगाएं। साथ ही साथ में यही स्थिति अगर हम देखें तो गोल्ड के केस में भी, क्योंकि अब भारत सरकार बोल रही है कि गोल्ड ना खरीदो, तो जब प्रधानमंत्री गोल्ड खरीदने से रोकते हैं तो गोल्ड में निवेश से लोग बचते हैं, क्योंकि उस पर तमाम प्रकार की ड्यूटीज लग जाती हैं। महंगाई से निपटने के लिए फिर करें तो करें क्या, जब स्टॉक्स बच नहीं रहे, साथ में आपके पास में गोल्ड के ऑप्शंस पर सरकार चुनौती लगा रही है, तो महंगाई से कैसे निपटें, क्योंकि महंगाई बहुत तेजी से अब आगे आने वाले समय में बढ़ेगी। इस समय पर आप अपनी प्रैक्टिस में सेविंग्स को जगह दें। कन्वेंशनल तरीका जो चला आ रहा है उसे जगह दें। बहुत सारे कन्वेंशनल तरीकों में मैंने पहले भी आपको फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट की बातें कही हैं। मैंने बताया है कि या तो आप बैंक में अपना पैसा जमा करा के इंटरेस्ट पर चलने दें, क्योंकि सबसे सेफ चल रहा है। उसके अलावा दूसरा है रिकरिंग डिपॉजिट, कि मेरे पास एक बड़ा अमाउंट नहीं है, तो आप मंथली एसआईपी जैसे बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे मंथली अपने कुछ डिपॉजिट सेट कर लीजिए कि मैं 1,000 रुपए पर मंथ जमा कराऊंगा। इससे आप आने वाले समय की जरूरतें पूरी कर पाएंगे। चाहे फिर आपको कार के लोन चुकाने हो, गाड़ी की बच्चों की फीस चुकानी हो, कहीं बाहर घूमने जाना हो, कोई भी आपका भविष्य का कोई प्लान है अगर वो करना हो, तो आप ये अपनी सेविंग की हैबिट बनाएं। अदरवाइज अगर आप पैसा इस समय सेव करने के लिए कहीं इन्वेस्ट नहीं किए, ये बड़ा चैलेंज है। मनी के साथ सॉइलिंग इफेक्ट लागू होता है। अगर आपने पैसा अपने करंट अकाउंट में रखा बिना पेमेंट के, बिना इंटरेस्ट के, तो वह महंगाई के सामने मिट्टी हो रहा है। महंगाई तो अपनी दर से बढ़ रही है ना। अभी सीपीआई के आंकड़े निकल कर जब आएंगे, डब्ल्यूपीआई जिस तरह से बढ़ी हुई थी, सीपीआई अगर बढ़ी तो महंगाई के आंकड़े महंगाई को हमारे इंटरेस्ट रेट बीट भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में जरूरी है कि आपके पास कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, आप उसे सेविंग के तरीकों में अपनाएं और उसमें इस हैबिट को अगर आप मंथली करते हैं तो रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर आप उसे इस्तेमाल करते हुए चल सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप अपनी सेविंग से बहुत सारे तरीके, अगर आप आरडी करा के चलते हैं तो चाहे कार का डाउन पेमेंट है, वेडिंग फंड है, तमाम ट्रैवल फंड है, इनको मैनेज कर सकते हैं। और इसके लिए एक मैं बहुत अच्छा ऐप सजेस्ट कर रहा हूं, नाम उसका स्टेबल मनी है, जिसका आप यहां पर मेरे सामने चलता हुआ इमेज देख रहे हैं। यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी बैंक आपको आरडी पर बेस्ट इंटरेस्ट रेट पे कर रही है। आप उस इंटरेस्ट रेट के साथ में उसे चूज करें। यहां पर बहुत सी बैंक है जो 8% से ऊपर इंटरेस्ट रेट सजेस्ट कर रही हैं, आप उनको चूज कर सकते हैं। आप अपनी सैलरी के शुरू होते ही एक अमाउंट निकालकर इस इतने अच्छे ब्याज पर अगर आपको आरडी मिल रही है तो आप करा सकते हैं। आप कितना तक पैसा करा सकते हैं और कितना पैसा कराना चाहिए, तो देखिए, भारत के अंदर जो डीआईसीजीसी है, भारत सरकार का एक उपक्रम, जो आपको आरबीआई की सब्सिडियरी डीआईसीजीसी के द्वारा 5 लाख रुपए तक का तो इंश्योरेंस दिया जाता है। यानी कि अगर आपने किसी भी बैंक में पैसा जमा कराया, आपकी सेफ्टी कहां तक है, तो 5 लाख रुपए तक तो जो आरबीआई है उसकी सब्सिडियरी है डीआईसीजीसी, वो सुरक्षा प्रदान करती है। तो आपके लिए सेफ इन्वेस्टमेंट का रूप निकलता है। एफडी हो या आरडी, आप दोनों के लिए इसे चूज कर सकते हैं। और जहां तक इस ऐप की बात है, यहां पर आप 200 से अधिक बैंकों में अपना इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हैं कि कौन सा बेस्ट है। 1,000 रुपए से अपना एसआईपी की टाइप से इसे शुरू कर सकते हैं। एक पॉइंट मैं यहां पर आपको और जो बताना चाहूंगा, जो
स्टेबल मनी के केस में आपको सबसे अच्छा मिलेगा वो ये कि आप यहां पर ना, मान लो कि आरडी में आप रेगुलर 1,000 रुपए की आरडी करा रहे थे, अचानक किसी दिन आपके पास ज्यादा पैसे आ गए, 10,000 आ गए, 20,000 आ गए, आप उस फंड को उसी इंटरेस्ट रेट पर जिस पर आपने शुरुआत में आरडी बुक की थी उसी पर टॉपअप में डाल सकते हो। मतलब आपने अमाउंट ऐड किया पुरानी इंटरेस्ट रेट पर जो आपने बुक कर रखी थी, जो बेस्ट रेट थी। हो सकता है बाद में रेपो रेट परिवर्तित होने से इंटरेस्ट रेट में कटौती देखी जाए, लेकिन आप पुरानी रेट पर भी अपनी आरडी बुक कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी कोई आरडी स्विच, मतलब ऐसा हो जाए कि स्किप हो गई, मैं कर नहीं पाया, तो आपका कोई पेनल्टी नहीं लगता इस तरह से। और तीसरा, जब आप चाहें तब आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की फैसिलिटीज जो आपको इस ऐप पर मिलती हैं, आप इसे जरूर चेक करें। मैंने लिंक कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ है। यहां ध्यान रखिएगा, जो आपका इंश्योरेंस है ना, वो पैन कार्ड के ऊपर DICGC द्वारा दिया जाता है, जो RBI सब्सिडियरी है। ठीक है, इसको आप जाके चेक अवश्य करिए, लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। अब सवाल बनता है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार जिस गति से जा रहे हैं, इन विदेशी मुद्रा भंडारों के जाने में और कौन से कारक हैं जो जिम्मेदार हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, 2.2 लाख करोड़ रुपए विदेशी निवेशकों के द्वारा पैसा बाहर निकाल लिया गया। निवेशक के भागने के पीछे भारत की ग्रोथ रेट थी कि साहब उन्हें वो चीज नजर नहीं आ रही जो वैश्विक बाजारों में नजर आ रही है। साथ ही साथ भारत के लिए जो व्यापार है ना, इंपोर्ट हमारे महंगे हो रहे हैं। चीन के साथ में हमारा जो व्यापार है, अब वो $100 बिलियन के खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है डेफिसिट, कि हम उनको एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो हमारा ज्यादा डॉलर वहां भी बाहर जा रहा है। गल्फ कंट्रीज में जिस तरह की स्थिरता है, वहां से जो हमारा रेमिटेंस आता था उस पर इन दिनों दिक्कत आ रखी है। तो रेमिटेंस की दिक्कतें हमारे लिए बड़ी हो रखी हैं। डॉलर की मजबूती की अगर हम बात करें, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर की मांग बढ़ी हुई है, तो डॉलर मजबूत होता जा रहा है। तो कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था के अंदर निजी निवेश के अंदर कमी दिखाई दे रही है, घरेलू लोग खपत से बच रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बनाने से डर रहा है। कुल मिलाकर तकनीक में निवेश की कमी, ये सबका असर हमारे भारत के विकास दर पर दिखाई पड़ रहा है। अगर यही सब रहा तो आने वाले समय में संभव है कि भारत को डॉलर की मजबूती और ज्यादा देखने को मिले। अब सबसे बड़ा सवाल कि हम अपने डॉलर के सामने रुपए को मजबूती से खड़ा क्यों नहीं कर देते। हम क्यों नहीं कह देते कि $1 $1 का होगा, हम तो बात ही नहीं करेंगे। हम ऐसा क्यों नहीं कर देते। वास्तविकता में डॉलर आपको चाहिए, अमेरिका को रुपया नहीं चाहिए। डॉलर आपको चाहिए, इसका मतलब बाजार से आप डॉलर खरीदने गए हैं। बिक कहां रहा है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। जिसके पास डॉलर है आप ले लो। तो जिसके पास डॉलर है, बदले में उसे क्या ऑफर करोगे? आप कहोगे हमारे पास से सामान ले लो। आपके पास सामान उसकी जरूरत का होना भी तो चाहिए। आज रशिया जब आपसे कहता है कि लीजिए साहब तेल ले लो, आप बदले में उसको गुड्स नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि उससे सस्ता गुड वो चाइना से परचेज कर ले रहा है। बाजार के लिए आपने एक अच्छा विकल्प, एक अच्छा अल्टरनेट उपलब्ध नहीं कराया। परिणाम क्या निकला कि दुनिया के सामने आप एक मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन में पिछड़े हुए हैं। तो लोग आपसे रुपया ले तो लें, लेकिन उस रुपए के बदले आपसे ही सामान खरीद पाए, यह व्यवस्था हम नहीं दे पाए। आप कहें कि नहीं सर, मैं तो रुपया डॉलर बराबर करूंगा, तो आपको डॉलर बेचने वाला कोई नहीं मिलेगा। यह वैसे वाली बात है कि मैं तो एक स्टॉक खरीदूंगा, मान लीजिए कोई बड़ा सा स्टॉक है, कि मान लीजिए इंडिगो का स्टॉक है, मैं तो $1 में लूंगा इसको, एक शेयर $1 का होगा। तो सोच के बैठे रहो। आपको देने के लिए इस बाजार में ट्रेड करना है, आपको अपनी दाम लगानी है, देने के लिए कोई उपलब्ध हुआ तो दे देगा। इसका मतलब सिंपल है कि आपके रुपए में वो ताकत नहीं है। ताकत कब आएगी? जब आपके पास बहुत सारा सामान बन के रखा हो। सप्लाई चेन में भारत जितना मजबूत होगा, रुपया उतना मजबूत होगा। आज हम जब अपने लिए चाइना पर निर्भर हैं, $100 बिलियन से ऊपर का हम इंपोर्ट ले रहे हैं उनसे, यह दर्शाता है कि भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल के लिए डॉलर वर्सेस रुपए की इस लड़ाई को अगर हम फिक्स और फ्लोटिंग पर चलें, तो भारत ने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट अपनाई हुई है, मांग आधारित अपनाई हुई है। उसी से भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर सकता है। क्या भारत किसी के साथ पैक्ड यानी कि फिक्स्ड भी चलाता है? नेपाल ने भारत के साथ $1.5 में सेट कर रखा है। ऐसे गल्फ कंट्रीज आपस में करके चलती हैं। जिन देशों के साथ ज्यादा व्यापार नहीं होते, या फिर जिनको आप एक्सचेंज में कुछ दे पाते हैं, वो इस तरह की एक्सचेंज रेट्स भी अपना रहे होते हैं। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आई हो। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो, साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और हां, स्टेबल मनी का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जाकर उसे अवश्य चेक करें। धन्यवाद।